जी अस्सलाम वालेकुम, कैप्स आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर में चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर वॉल्यूम 2 के भी होम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए थे उनको डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट से रिटन फॉर्म में किया, जरा हाथ उठाइए। शाबाश, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने किए होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में। कुछ स्टूडेंट किसी वजह से नहीं कर सके, उनसे दरख्वास्त था कि आज जाके ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11, क्योंकि देखिए पढ़ के जो समझ आती है ना वो, और जो लिख के समझ आती है वो, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल एक जैसा नहीं होता। लिखने में ज़्यादा फोकस होता है, उसकी जो लर्निंग होती है ना वो ज़्यादा डीप होती है। तो लिख के कोशिश किया करें, टाइम हो तो लिख के असाइनमेंट करें। मिस्टर जोक इज एन एम्प्लॉय इन ए ब्रोकरेज हाउस। ब्रोकरेज हाउस क्या होता है भला? ब्रोकरेज हाउस क्या होता है? आपने अगर मार्केट में कोई चीज़ जाके खरीदनी है ना, जैसे पेन खरीदना है, कोई नोटबुक खरीदनी है, कैलकुलेटर खरीदना है, मोबाइल, आप खुद जाके खरीद सकते हैं, आपको किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं ना, तो इंडिविजुअल्स डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज में, याद रखिएगा। उन्हें पहले किसी ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। फिर हम ब्रोकर को कहते हैं और ब्रोकर हमारी मर्जी के शेयर्स खरीदता है और बेचता है। तो वो जो ब्रोकर होता है वो समटाइम कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, समटाइम्स कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, छोटे बड़े, जैसे मार्केट में छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें होती हैं ना, तो ब्रोकर भी स्टॉक एक्सचेंज में हर तरह के होते हैं, छोटे भी बड़े। ये उसने ब्रोकरेज हाउस का लफ्ज बोला, इसका मतलब है ये कोई बड़ी कोई कंपनी होगी जो ब्रोकरेज का बिजनेस कर रही है, उसके अंदर एक है एम्प्लॉय। अब ये ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं भला? ये कस्टमर सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, या दूसरा सिस्टम तो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम आ गया है, इनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं इन्वेस्टर की तरफ से, ये मेरे शेयर खरीद लो, ये बेच लो। ये कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स की सेल परचेज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये कस्टमर को एडवाइस भी करते हैं, सर आज इस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं या ये कंपनी के शेयर करीब बढ़ने वाले हैं, ये शेयर बाय कर लें। बाय नहीं करने होते वो, ठीक है। वो शेयर ब्रोकर जो एडवाइस करता है वो शेयर बाय नहीं करने होते, अपनी रिसर्च करके बाइंग करनी होती है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग करते भी हैं। ब्रोकर को असल में कमीशन से गर्ज होती है, हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन होता है अपना। तो कस्टमर चाहे नुकसान में जाए फ़ायदे में जाए, ब्रोकर हमेशा फ़ायदे में जाता है। क्यों? हाँ, तो अगर कोई प्रॉफिटेबल आपने शेयर खरीद भी लिया ना और लंबे अरसे तक रखा है, क्योंकि उसमें आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, प्रॉफिट, ब्रोकर को अच्छा नहीं लगेगा। ब्रोकर कहेगा सर सेल परचेज करें, मेरा हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन बने। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बहरहाल ये एक ब्रोकर है इसको, एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर ए कंपनी। और कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी का नाम है एरिजोना ग्रिल लिमिटेड। अभी इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की नहीं है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट ही रिक्वायर्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब इसका मतलब है जो मिस्टर जोक ब्रोकर है बेसिकली, उसे अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक कंपनी के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जिसमें वो इन्वेस्टर को बताएगा कि इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लॉ में लफ्ज इन्वेस्टमेंट दो कंटेक्स्ट में यूज होता है। आपके सामने, आपके जहन में लफ्ज इन्वेस्टमेंट से क्या आ रहा है कि क्या अगर एक इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करना होगा? शेयर्स खरीदने होंगे या डिबेंचर्स भी। याद रखें, डिबेंचर लोन को कहते हैं। तो कंपनी लॉ के मुताबिक आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और डिबेंचर खरीदे या दूसरे लफ्जों में किसी को लोन दे वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। याद रखिए कंपनी लॉ में लफ्ज लोन भी इन्वेस्टमेंट में शामिल होता है। अब जोक को चाहिए मेमोरेंडम और आर्टिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। स्टेट वेदर ही कैन ऑब्टेन सच कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम एरिजोना ग्रिल लिमिटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई। क्या वो खरीद सकता है? सॉरी, ये ले सकता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी? क्यों नहीं ले सकता? वो मेंबर ने, सिर्फ ओनली ए मेंबर कैन ऑब्टेन कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। जी बिल्कुल, वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो मेंबर नहीं है। अच्छा चलें, इस क्वेश्चन को थोड़ा मजीद ट्विस्ट लेके आते हैं। अगर वो जो इन्वेस्टर है वो जोक को कहे भाईजान तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद ये काम करता हूं, इन्वेस्टर खुद क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ले सकता है? ये वाला इन्वेस्टर जिसने उससे कहा हुआ है नहीं ले सकता। क्यों? ये भी मेंबर नहीं है। शाबाश, कैसे पता चला मेंबर नहीं? अभी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करेगा तब मेंबर बनेगा, अभी इन्वेस्टमेंट की। समझ रहे हैं?
अच्छा, अगर फर्ज कीजिए उस इन्वेस्टर ने डिबेंचर खरीद लिए, क्या अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स ले सकता है? डिबेंचर खरीद लिया, अब मेमोरेंडम आर्टिकल ले सकता है? नहीं, क्यों नहीं? मेंबर नहीं है। मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, उसमें लिखा हुआ था मेंबर कौन होगा? शेयर होल्डर, होल्डर ऑफ एनी शेयर। डिबेंचर नहीं लिखा हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, होल्डर ऑफ एनी शेयर। तो इसका मतलब है किसी भी केस में ना इसका इन्वेस्टर ना मिस्टर जोग कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में एक आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, कोई माइंड तो नहीं करेंगे सर ने टाइम ज़ाया किया। प्रैक्टिस में जब किसी बैंक लीगली नहीं ले सकते, लेकिन कंपनी अगर खुद देना चाहे ना किसी को तो दे सकती है। प्रैक्टिस में कंपनी जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है ना, बैंक कंपनी को लोन देता है, शेयर्स नहीं खरीदता है, लेकिन बैंक कहता है लोन मैं उस सूरत में दूंगा अगर अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल मेरे सामने लेके आओ, ताकि मुझे पता चले तुम लोग काम क्या करते हो, ऑफिस किधर है तुम लोगों का, और शेयर कैपिटल कितना है तुम्हारा, वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो बैंक हालांकि शेयर होल्डर नहीं है, क्या कंपनी अपनी मर्जी से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी दे सकती है? प्रैक्टिकली दी जाती है, प्रैक्टिकली दी जाती है। क्लियर जी? 11 प्रॉब्लम तो नहीं कोई इसमें? चलिए आगे चलते हैं। 12 अहमद, अहमर एंड अकबर बीइंग द फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर किसको बोलते हैं? वो जिन्होंने कंपनी को बनाया भी हो और अभी भी कंपनी के मेंबर है, शेयर होल्डर है। ठीक है। फाउंडर मेंबर ऑफ मैसर्स एक्सीलेंट प्राइवेट लिमिटेड EPL got the certificate of incorporation of company on 1st March 2020. They have given the undertaking to subscribe 10,000 share each for rupees 10 per share of the company. उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि उनमें से हर एक बंदा 10,000 शेयर लेगा, खरीदेगा 10 रुपए ईच शेयर के बदले में। डिस्कस टाइम पीरियड फॉर पेमेंट बाय सब्सक्राइबर। ये मैंने बातों बातों में आपको बताया था कि क्या जब कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इफेक्ट क्या होता है? सब्सक्राइबर बिकम इनिशियल शेयर होल्डर, और जब इनिशियल शेयर होल्डर होते हैं तो उनको एज्यूम किया जाता है इनिशियल शेयर होल्डर है। अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए, अभी शेयर सर्टिफिकेट नहीं हुए, एक्चुअल शेयर होल्डर नहीं बने। एज्यूम किया जाएगा कि इनिशियल होल्डर हैं ये शेयर्स के, क्योंकि इन्होंने एग्री किया था। शेयर सर्टिफिकेट कब इनको इशू किया जाएगा? जब ये पैसे देंगे, और पैसे कितने अरसे में देंगे यही पूछ रहा है, गैस करें। कमीशन नोटिफाई करेगा? कमीशन कहां से? कमीशन क्या नोटिफाई करेगा? नहीं नहीं, ये टाइम पीरियड स्टैंडर्डाइज्ड है, लॉ में लिखा हुआ है 30 डेज। इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर इन्होंने जो अंडरटेकिंग दी थी ना कि हम शेयर सब्सक्राइब करेंगे, 30 डेज के अंदर अंदर वो पैसे देने हैं, वरना इनका नाम, ये इनिशियल शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, इनका नाम खारिज हो जाएगा इनिशियल शेयर होल्डर की लिस्ट से। ठीक है, चलिए। तो जब कभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर हो जाए, अंडरटेकिंग दी होती है कि नहीं उन्होंने कि हम इतने शेयर खरीदेंगे, वो कितने अरसे में खरीदने आप? वो कहे सर हम अब खरीदेंगे ये 4-5 साल बाद, चलेगा? कब 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद। हाँ, ये कंसेप्ट बुक में नहीं है, शाबाश। ठीक है, ये पहले होता था, अब उन्होंने 12 क्वेश्चन डाला है, लेकिन इजी कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट। 30 डेज सिर्फ याद करना। Questions, MCQs. Under the Companies Act 2017, in which documents would you find the principal line of business class? Memorandum. अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया हुआ ना कि वॉल्यूम 1 के जो MCQs हैं ये आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट्स की रिवीजन के लिए हैं। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। वॉल्यूम 2 का डॉक्यूमेंट शेयर किया गया आपके साथ क्या? हाँ, तो वहां से आपने क्वेश्चन करने हैं, वो थोड़ा आपको सोचने में मजबूर करेंगे, वहां पे आप गलतियां भी करेंगे। इसमें तो शायद ही किसी स्टूडेंट ने गलती की हो, शायद ही। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, असल क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन करेंगे तो मानूंगा एग्जाम लेवल की तैयारी हुई है। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन में नहीं मानूंगा, मैं इतना मान लूंगा कि आपने पढ़ लिया है।
रिवीजन हो गई ये मान लूंगा। एग्जाम लेवल की तैयारी मैं कब मानूंगा? ये वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, वो भी रिटर्न, और आप खुद देखेंगे 2-4 सवाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये वॉल्यूम 1 2 में फर्क क्या सर, क्या क्या रहता है। सेकंड, ए पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर विद ए स्पेसिफाइड फी फॉर द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ एनी नेम। हाँ याद आया, नाम रिजर्व करवाना होता है। वो कितने दिन के लिए था? 30 डेज के लिए था ना? कितने दिन के लिए था? भूल गए, भूल गए। 30 डेज के लिए था ना? शाबाश शाबाश। कितने दिन के लिए था? 60 डेज के लिए कहाँ लिखा था? 90 60 डेज के लिए था। कंफर्म कर लें, 60 डेज के लिए था ना? मुझे भी कंफर्म। हाँ, इफ द एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड बाय, लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा, ये तो वो पूछ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, एग्रीड पर्सन में प्रेफर एन अपील टू कमीशन विद इन 15 डेज। तेरे डेज आगे पीछे हुए हैं मेरा भाई, डेज ठीक कर ले। 15 डेज नहीं है, कितने दिन है? 30 डेज है। अगर नेम रिजर्व हो जाता 60 डेज के लिए होता। अपील जितनी भी हो, आपको पता है कितने दिन में करनी होती है कमीशन को? इवन कोर्ट के पास भी जाना होगा, आगे चल के कोर्ट में भी भेजेगा आपको। कमीशन का कोई मसला है तो कोर्ट में भी चले जाओ, ठीक है। कुछ जो इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड रूटीन के मसले ना, इनमें वो कहता है कि कोर्ट नहीं जा सकते, कमीशन का डिसीजन फाइनल है। आगे चल के कुछ एडवांस इश्यूज आएंगे 3-4, उनमें बोलेगा कोर्ट चले जाओ। तो कोर्ट जाने का टाइम पीरियड भी याद रखिए 30 डेज ही हुआ करेगा। अपील जहां पे भी करनी है ना, रूल याद रख ले, 30 डेज में करनी है अपील। जहां पे भी करनी है स्टैंडर्ड 30 डेज है। आगे पीछे कुछ चेंज हुआ तो देख लेंगे उसको। सेकंड क्लियर? अपील कितने समय कर सकते हैं? 30 डेज, बी ऑप्शन करेक्ट। डन? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। 3 कंपनीज एक्ट 2017 अलाउज द अल्टरेशन ऑफ वेरियस clauses of the memorandum of association of the company. However, there is difference as to the procedure or requirement of law. हाँ, तो मेमोरेंडम की वेरियस क्लासेस की अल्टरेशन हो सकती है ना, लेकिन प्रोसीजर क्लास टू क्लास वेरी करता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कैसे क्लास टू क्लास वेरी करता है? मेमोरेंडम के कोई मुझे 2 ऐसी क्लासेस बता दे जिनको अल्टरेशन करने का प्रोसीजर एक दूसरे से डिफरेंट हो, और साथ में कोई डिफरेंस। नेम क्लास, शाबाश। और नेम क्लास के साथ और क्या? भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों की अल्टरेशन हो सकती है। अल्टरेशन के प्रोसेस में एक सिमिलैरिटी है, एक डिफरेंस है, बताइए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में एक सिमिलैरिटी बताएं, एक डिफरेंस बताएं। पहले बताएं क्या बता रहे हैं? उस पहले सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि डिफरेंस बता। सिमिलैरिटी क्या कह रहे हैं? अप्रूवल बाय रजिस्ट्रार, चलें ठीक है। फाइनल सर्टिफिकेट तो उसकी तरफ से आना है, या स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है? कमीशन की अप्रूवल। किस केस में कमीशन की अप्रूवल चाहिए? हाँ शाबाश, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करने में चाहिए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं चाहिए। लेकिन सवाल से सवाल ज़हन में आता है, लेकिन एक केस में हमें प्रिंसिपल लाइन, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी होगी, बस मुझे बता दें सवाल का जवाब। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में भी एक सूरत में अप्रूवल चाहिए। हाँ, नहीं याद किया ना? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में भी एक केस में कमीशन की अप्रूवल आ जाती है। कौन सा केस है? नहीं याद, लेकिन पढ़ा दिया पूरा। शाबाश, आप बताएं। क्यों नहीं होता? भूला नहीं था याद करना, बताया नहीं, मैं पढ़ाया नहीं था मैंने, तो क्यों नहीं बताते आप लोग? भाई वो जिसमें सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी। अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में आप ऐसा बिजनेस ऑप्ट करना चाहते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग, तो कमीशन की अप्रूवल आगे की नहीं आ गई? क्या करते हैं आप लोग? थोड़ा सा भी नहीं सोचते। तो विच क्लास कैन नॉट बी अल्टर, कह रहा है
विच क्लास कैन नॉट बी अल्टर्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी? नेम क्लास अल्टर हो सकती है, पढ़ा हो सकती है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास हो सकती है, लाइबिलिटी क्लास हो सकती है। लाइबिलिटी क्लास से याद आया, एक हमने कोई बात पढ़ी थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन से किसी की भी लाइबिलिटी बढ़ा कम कर सकते हैं, है ना? और कोई नहीं बोलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन से किसी भी मेंबर की लाइबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है ना, बस इतना कंसेप्ट है। हाँ, रिटर्न अप्रूवल होना जरूरी, रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है। जो हमने कब ऑब्टेन करनी है? रेजोल्यूशन पास होने से पहले या बाद में? पास होने के बाद। और दोनों तरफ चले, पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। लॉ को पढ़ नहीं रहे आप, सही समझ नहीं पा रहे आप। जनरल कंसेप्ट है आपका, स्पेसिफिक नहीं है। चले कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। अच्छा बताइए, फिर इसका मतलब है सारी क्लासेस चेंज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती? सब्सक्रिप्शन क्लास, क्योंकि इसमें तो सब्सक्राइबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स वही होंगे जो ओरिजिनल है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब पाकिस्तान के आइन में जितनी मर्जी तब्दीलियां हो जाए, जितने मर्जी नए सूबे बन जाए, पुराने बन जाए, पुराने रहे, जो भी हो, मर्ज हो जाए, जो भी चेंज होता रहे, पाकिस्तान के फाउंडर तो एक ही रहेगा। कौन? कायदे-ए-आज़म। तो उसी तरह मुझे ये बताइए कि कंपनी के जो सब्सक्राइब, कंपनी में बाद में जो मर्जी चेंज हो जाए, जो उसके ओरिजिनल सब्सक्राइबर थे वो तो वही रहेंगे ना। नेक्स्ट, तो सब्सक्रिप्शन क्लास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 4, टॉयज एंड टॉयज लिमिटेड रिजॉल्व टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुजरावाला टू लाहौर, दैट इज विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। फॉर दिस पर्पस CTL मस्ट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स फॉर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट। कंसेंट ऑब्टेन करनी है इस पर्पस के लिए? क्यों नहीं करनी? सेम प्रोविंस में है। गिव नोटिस ऑफ चेंज टू कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द चेंज। कमीशन का नहीं, इसमें एक चेंज करे तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए। हाँ, नहीं कि कमीशन के बजाय रजिस्ट्रार आ जाए, ये भी गलत है। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस। इन्फॉर्म करना है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल में और इन्फॉर्म में फर्क पता है ना आपको? अप्रूवल इजाजत लेना, और इन्फॉर्म का मतलब क्या है? बता के जाना। अबू जी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, चला जाऊं, ये क्या है? अप्रूवल। अम्मी जी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा, ये क्या है? इन्फॉर्म करना। दोनों में फर्क है। किसी जगह पे अप्रूवल लेनी है, किसी जगह पे इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जब ऑफिस चेंज करते हैं सेम प्रोविंस में, तो बताइए अप्रूवल चाहिए कि इन्फॉर्म करना है? बाद में, कितने दिन के अंदर अंदर? पता। गिव नोटिस ऑफ चेंज इन सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। ये ऑप्शन करेक्ट है। डन जी। नेक्स्ट 5, for registered office class the province or the part of Pakistan not forming part of province shall be mentioned. For example, if the company proposes to have a registered office in Islamabad, they will write in their memorandum that registered office will be situated in पंजाब। नहीं, इस्लामाबाद सूबे का हिस्सा नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हुई सी, इस्लामाबाद। 6, the first clause of memorandum is the name clause of the company which contains the name of company with the additions of appropriate parentheses. Choose the incorrect parentheses. कौन से वाले नाम गलत है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक? अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड इज ए प्राइवेट कंपनी, कैसे पता चला? रहीम गारंटी लिमिटेड इज ए गारंटी लिमिटेड कंपनी। द लॉयर्स PLC इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गलत, ये गलत है। और खान SMC प्राइवेट लिमिटेड इज ए सिंगल मेंबर कंपनी, ये सही। अच्छा, इसका सही नाम क्या होना चाहिए था? सही नाम क्या रखते हैं आप? हाँ जी, ये प्रोफेशनल है, तो ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशनल सर्विस करेंगे तो रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर कोई और काम करना चाहे तो फिर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर कंपनी रजिस्टर करवा सकते। देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, अगर मैंने CA सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कंपनी नहीं बना, लेकिन अगर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है फिर कंपनी बना सकता हूं ना।
ये नहीं है कि कोई भी कंपनी नहीं मैं बना सकता, नहीं, ये जो प्रोफेशनल वाली कंपनी है ना, प्रोफेशनल सर्विस वाली कंपनी, ये नहीं बना सकता। कोई दूसरी सेल परचेज वाली कंपनी बनानी हो वो मैं बना सकता हूँ। तो इसमें बहरहाल गलत ऑप्शन सी है, पीएलसी। पाकिस्तान में लिमिटेड कंपनी को पब्लिक पीएलसी से शो नहीं करते। अच्छा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, यूएसए में शो करते हैं। यूएसए में नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा जाता, पाकिस्तान में तो रूल है ना वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है, यूएसए में नाम के साथ आगे लिखा जाता है पीएलसी, ठीक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये गलत है, इसीलिए हमने कहा ये आप पीएलसी पाकिस्तान में यूज नहीं कर सकते। डन जी, कोई प्रॉब्लम? 7, every company shall supply within a period of 14 days a copy of the memorandum and articles of the company upon the request and payment of prescribed amount to मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी किसको देनी है? मेंबर को, डी ऑप्शन। 8, what type of resolution required to change company's name? स्पेशल विद 14 days नोटिस। 14 days नोटिस के साथ कोई रेजोल्यूशन नहीं होती, जितनी भी रेजोल्यूशन होती है 21 days में होती है। हाँ, शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हैं पास, इफाल में। हाँ जी, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कितने स्टूडेंट्स को याद है? ये मेरा भाई जो अकेला बैठा है सुनसान जंगल में, मेरा भाई याद है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन? नहीं याद? क्यों नहीं याद? क्यों नहीं याद? किसने याद करनी है? स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन याद है मेरे भाई को? क्या है डेफिनेशन, आपको याद है? सुनाए। 3/4 मेजोरिटी। सुभान अल्लाह, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अब आगे नहीं पता होगा, आगे शाबाश। हाँ शाबाश, विच आर प्रेजेंट इन पर्सन शाबाश शाबाश शाबाश। एक और चीज से आगे लाइन बता दे। 21 डेज, उसके बाद आगे एक्सेप्शन जिसकी वजह से बात शुरू हुई है। क्या 20 लेस देन 21 डेज का नोटिस दिया जा सकता है? क्या कंडीशन है? ऑल मेंबर्स शाबाश एंटाइटल्ड टू वोट सो एग्री। शाबाश शाबाश, अच्छी बात है। उन्होंने मुझे गलत साबित किया, मेरा ख्याल था नई डेफिनेशन सुना पाएंगे, लेकिन उन्होंने सुना दी। शाबाश, हमें गलत साबित होके खुशी हुई, खुशी हुई। 8, अच्छा 8 हो गया। 9, इन रिलेशन टू कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेट्स डाउन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ कंपनी, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। Promoters may or may not submit their own form of articles when submitting the form necessary to form a company limited by share, ये भी करेक्ट है। हाँ, टेबल ए फॉलो होगा। टेबल बी किस चीज का है? वो भी उसी का है, वो टेबल ए आर्टिकल्स का, टेबल बी मेमोरेंडम का है। अच्छा, मेमोरेंडम सबमिट कराना तो लाजमी होता है ना, उसका फिर फॉर्मेट क्यों दिया हुआ है? ताकि आसानी से डाउनलोड करके नाम चेंज करके वो सबमिट करवा दें, आसानी के लिए। आप टेम्पलेट्स दिए होते हैं ना बाजू का। The articles of association form a contract between members and the company and the members among themselves, ये भी सही है। Articles of association में भी चेंज by ordinary resolution, ये गलत है। ये तो चेंज होंगे कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। 10, if a company changes its name then the former name is required to be mentioned along with the new name for a period of 1 year, 6 months, 90 days, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ए ऑप्शन करेक्ट। डन जी। A company has been incorporated with a name in contravention of the relevant provisions of Company Act 2017. Now the directors have received an order from the registrar to rectify the name after providing an opportunity of being heard. Directors को नोटिस मिल गया कि भैया ठीक करवाओ। The name is required to be rectified or changed within a period of 30 days. अगर 30 days में नाम चेंज नहीं करते क्या होगा? वो कौन? रजिस्ट्रार बोले सेंटेंस में वर्ड यूज करें। ही का वर्ड यूज नहीं करना सेंटेंस में, क्या वर्ड यूज करना है? रजिस्ट्रार। कंपनी लॉ के अंदर प्रोनाउन कम से कम यूज करें, नाउन ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए सिखाए गए थे आपको, ताकि कंपनी लॉ में प्रोनाउन कम इस्तेमाल करें। जितने ज्यादा प्रोनाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, एम्बिग्विटी
अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी कम होगी। इतने ज्यादा नाउन इस्तेमाल करेंगे ज्यादा होगी। कम्युनिकेशन के असूल है, कहीं नहीं पढ़े होंगे आपने, मैंने खुद पैसे दे के सीखे। आगे चलते हैं। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट कवर्ड इन टेबल ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, में से कौन सी क्लास टेबल ए में कवर नहीं होती? प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग। वोट्स ऑफ मेंबर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, एनुअल रिटर्न नहीं है। एनुअल रिटर्न आर्टिकल्स में कवर नहीं होती, ये अलग से एक टॉपिक जरूर है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे एनुअल रिटर्न, ठीक है। लेकिन अच्छा इतना ध्यान में रख लीजिएगा, एनुअल रिटर्न एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता है ना क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये एनुअल रिटर्न कुछ और चीज है, लेकिन क्या चीज है ये बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल आर्टिकल्स में शामिल नहीं होती एनुअल रिटर्न। 13 ए कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुलगश्त कॉलोनी टू बुखारी कॉलोनी विद इन द सिटी ऑफ मुल्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? नोटिफाई टू रजिस्ट्रार करना है, बिल्कुल। पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन, क्यों नहीं? हाँ वो तो सिटी टू सिटी जाते तो फिर होता, ये तो सेम सिटी में। गेट कंफर्मेशन फ्रॉम कमिश्नर पिटीशन, ये कब होता? प्रोविंस टू प्रोविंस। यानी रजिस्ट्रार को नोटिफाई हर केस में होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर सिटी टू सिटी होगा, और कमीशन प्रोविंस टू प्रोविंस होगा। कमीशन को जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एक कंपनी चेंजिंग इट्स रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम लाहौर पंजाब प्रोविंस टू मुल्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? अब ये देखिए विद इन सेम प्रोविंस है लेकिन सिटी टू सिटी है। नोटिफाई टू रजिस्ट्रार करना है, नोटिफाई। पास है स्पेशल रेजोल्यूशन करनी है। गेट कंफर्मेशन और कमीशन, क्यों कंफर्मेशन कमीशन से क्यों नहीं लेनी? करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? 1 और 2, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 15 ए कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम मर्दान खैबर पख्तूनख्वा टू कोयटा बलूचिस्तान प्रोविंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? नोटिफाई टू रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, गेट कंफर्मेशन फ्रॉम कमीशन, ये भी क्यों? ये क्यों? किस प्रोविंस है, किस प्रोविंस में से हो रहा है? केपीके से बलूचिस्तान। चलिए ये तो एमसीक्यूज हो गए हमारे कंप्लीट। वॉल्यूम 1 के एमसीक्यूज क्या हो गए हमारे? कंप्लीट। अब चलते हैं हम वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस की तरफ। अभी आपको होम असाइनमेंट ना इजी इजी मिल रही है, ऐसे ही है? हाँ, अब आपके बेसिक कंसेप्ट बन गए। अब आपको होम असाइनमेंट्स तादाद भी क्वेश्चन की ज्यादा थोड़ी सी और डिफिकल्टी लेवल भी हायर मिलेगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017, ये इररेलेवेंट है। क्यों भला? क्योंकि आप जब पेपर ही कंपनी लॉ का है तो फिर इसका मतलब है जो भी आंसर होंगे कंपनी एक्ट के मुताबिक ही आपने देने हैं। हाँ, अगर जब कंबाइन हो जाएगा ना, ये बिजनेस लॉ जाई का न्यूज के में कह रहा है, तो फिर उस सूरत में ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की होगी। हमें पता चल जाएगा ये वो बिजनेस लॉ वाले पोर्शन में से सवाल पूछ रहा है कि कंपनी लॉ वाले में से, ठीक है। जब लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें पता चल जाएगा बिजनेस, और जब लिखा होगा कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ। अभी फिलहाल यही रेलिवेंट है क्योंकि कंपनी लॉ सिलेबस में है, सारा कुछ उसमें से पूछेगा, और कहां से पूछेगा। डिस्क्राइब द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर चेंजिंग एमएस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि वो सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के इंफॉर्मेशन पढ़े बगैर भी बता सकते हैं प्रोसेस क्या होगा? बताइए। वैसे तो बेहतर यही होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर, आपने करना भी यही, हम करेंगे भी यही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लिखना है? कितने स्टूडेंट अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऊपर वाली पढ़े बगैर सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लिखना है? बताइए। क्या कोई नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? हाँ, अच्छा पहले मुझे बताइए, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने कैसे डिसाइड किया कि इसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की क्लास चेंज हो रही है? क्लास चेंज हो रही है क्या? कि इसमें ये चेंज कौन सा? दो चेंज हमने पढ़े थे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब भी चेंज करना हो
प्रोसीजर एक ही है। रजिस्टर्ड ऑफिस के 3 प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर तो मेरा ये ख्याल है मैं गैस कर सकता हूं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का क्या प्रोसीजर होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद 30 डेज, फिर उसके बाद कॉपी। अगर नाम मैच नहीं कर रहा तो नाम को भी चेंज करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार उसको सर्टिफाई कर देगा। ये 4 स्टेप्स हैं, ऐसा ही है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है। मैकरेल लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग। As part of its expansion plan, ML's board has decided to invest in a poultry and dairy business for which the principal line of business is required to be changed. कह रहे हैं अब हम बिजनेस में जा रहे हैं, किस बिजनेस में? पोल्ट्री एंड डेयरी बिजनेस में, जिसके लिए नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोसीजर आएगा? स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर ही आएगा। लेकिन याद रखे आपने किताब वाला प्रोसीजर एज इट इज नहीं छाप देना। क्यों? क्या चेंज करना है? उसे कस्टमाइज करना है। क्या करना है? कस्टमाइज करना है। ठीक है, बाजार से कभी रेडीमेड शर्ट खरीदी हो आपने तो क्या करते हैं? एज इट इज उसको यूज कर लेते हैं कि पहले देख लेते हैं। उसे कस्टमाइज करना पड़ता होता है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी फिजिक्स के हिसाब से। ऐसा ही है। तो जो भी आपने, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं सुन ले, स्टूडेंट एग्जाम में गलती क्या करता है सुन ले। याद किया जो होता है ना, कंसेप्ट मैच करते हैं, जो याद किया होता है एज इट इज छाप देते हैं। रूल लिख लें, रूल यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन केस स्टडी। क्या? यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन केस, यानी इस केस स्टडी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है? मैकरेल लिमिटेड, पोल्ट्री एंड डेयरी बिजनेस, फिश फार्मिंग। हाँ जी, ये स्पेसिफिक वर्ड है, ये आपके सॉल्यूशन में आने चाहिए। आपने जो याद किया होगा, तब आपके लिए मसला क्या होगा? आपने जो याद किया हुआ है ना, वो जनरल स्टेप्स याद किए हुए हैं। अब एग्जाम में उसने स्पेसिफिक केस पूछना है, आपने क्या गलती करनी है भला? हमने आपने, अब आपका माइंड कहेगा छाप दे, छाप दे, आपने छाप देना। तो उसको छापना तो है, लेकिन कस्टमाइज करके। कस्टमाइज कैसे करना है? उसे पता चले आप केस स्टडी कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपने एग्जाम सॉल्यूशन में इंक्लूड करना होता है। ये बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? आइंदा ये काम करेंगे। क्या काम? इतनी अहम चीज बताइए, मजाला भाई ने लिखा हो। लिख लिया? शाबाश, ये हुई ना बात। बहन जी ने लिखा है ये। क्यों नहीं लिखते आप लोग? इतनी गुर की बातें आपको हम बताते हैं। ये क्लियर हो गया क्या लिखना है? और इसमें सबसे अहम चीज आपने क्या सीखी है? क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन में यूज करना है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, शफीक एंड राहत इंटेंड टू एस्टैब्लिश ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन लाहौर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल। कंपनी बनाना चाह रहे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी दैट 2017 एडवाइज देम विद रिगार्ड टू फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी। 2 नंबर के साथ कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं व्हाइल सेलेक्टिंग नेम ऑफ द कंपनी? नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल, ऑफेंस रिलीजियस फीलिंग्स, इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल और कंटेनिंग वर्ड्स prohibited and restricted by commission. शाबाश। सेकंड, नेम which may require prior approval of commission। कौन से नाम कमीशन की प्रायर अप्रूवल रिक्वायर कर, रखने से पहले कमीशन की प्रायर अप्रूवल ऑब्टेन करनी है? वो स्टेट वाले। भाई ने लेक्चर लिया है, समझा भी है, याद नहीं किया, कंफर्म है, कंफर्म है भाई ने याद नहीं किया। पूछ ले भाई से, भाई ने जो लफ्ज बोल दिया ना वो स्टेट वाले, उससे मुझे पता चल गया। नहीं ना याद किया मेरे भाई ने, क्या किया हुआ? सुनाए मेरा भाई फिर। ये ले, ये पढ़ा ला। कौन से वाले थे? पैट्रोनेज हेड ऑफ। शाबाश, मैं पैट्रोनेज बोला मुझे तसल्ली हो गई, बस ये बच्चे ने याद किया हुआ है। बस ये ऐसे याद करना है आपने, सिर्फ समझना नहीं है ला को। पहुंच गए? बस चलिए, ये था हमारा चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कोई कंसेप्ट? अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट।
कोई कंसेप्ट समझते हो रिवाइज करना है तो पूछ लें जी। शाबाश। डॉक्टर्स मिलके अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो वो कंपनी फार्म, वो बेसिकली डॉक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं अमूमी तौर पे। जो ओनर होता है ना वो कोई और होता है, वो बिजनेसमैन होता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रैक्टिकली एक बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती, बहुत सी रिक्वायरमेंट अप्लाई होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कंपनी लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन या परमिशन है भी, लेकिन किसी दूसरे स्पेसिफिक लॉ में उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी नहीं बना सकते, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में या पार्टनरशिप की शक्ल में हॉस्पिटल का बिजनेस कर सकते हैं। और अगर कभी फ़र्ज़ कीजिए ये हॉस्पिटल्स की रेगुलेटर होती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, हाँ, अगर वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट इशू कर दे स्पेसिफिकली जिसमें वो इजाज़त दे दे, तो फिर वो स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होता है। ये कंसेप्ट हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले में भी सीखा है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके ऊपर अमूमी तौर पे कंपनी लॉ की प्रोविजन नहीं लगती, उसको एक्सेप्शन में दे देता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स। और कोई क्वेश्चन जी? जी सर, अगर जरदारी खुद किसी को अलाउ कर दे कि तुम मेरे नाम पे कंपनी बना सकते हो, जरदारी नहीं, जरदारी साहिब नहीं, हम प्रोफेशनल हैं, देखें हम प्रोफेशनल हैं, हमने अपनी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल रखनी है, ठीक है। पर्सनल प्रेफरेंसेस अलग चीज़ है, प्रोफेशन रिक्वायर करता है, ठीक है। हाँ जी, तो जरदारी साहब आप किसी को अलाउ कर दें मेरे नाम पे कंपनी बना सकते हो, मेरे नाम पे, हाँ, तो फिर वो नहीं, फिर वो अप्लाई करेगा। अब चूंकि वो करंट हेड ऑफ द स्टेट है तो कमीशन रिफ्यूज कर देगा। कमीशन कहेगा मुझे इनसे प्रोबेबली या तो खुद अप्रोच करेगा उनको और पूछेगा कि आपको कोई इतराज तो नहीं है, या उस पार्टी से जो उसके पास आई है ना उसे कहेगा इनसे एनओसी लेके आओ कि इनको कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है। वो डिटेल प्रोसीजर क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्रैक्टिस का प्रोसीजर है, लॉ में नहीं लिखा हुआ। लेकिन अमूमी तौर पे जो प्रैक्टिस चलती है वो इस तरीके से, उधर से कोई एनओसी जब आ जाएगा फिर उसके बाद कमीशन रजिस्टर कर देगा, ठीक है, क्योंकि पहला राइट तो स्पेसिफिक पर्सन का है ना, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी? हाँ जी बिल्कुल, कम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, वो कंपनी के एजेंट के तौर पे कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन कर रहे होते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है बल्कि, ठीक है, वो कंपनी के एजेंट होते हैं। क्लियर? ये आपका सवाल था। अब अगला सवाल मैं पूछूं, अगर वो एजेंट कंपनी के फायदा की बजाय नुकसान वाला काम करे तो क्या होगा? हाँ, वो एजेंट लायबल होगा, वो सारा नुकसान कौन भरेगा फिर? एजेंट लायबल होगा। अगर तो कोई थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाए तो पहले कंपनी पे करेगी और फिर कंपनी डायरेक्टर से पैसे निकलवाएगी। कुछ जगहों के ऊपर एससीसीपी ने बोला हुआ है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कहा ना अर्जेंट मीटिंग करवाओ, डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं करवाई जानबूझ के कि कहीं मुझे निकाल ही ना दे, ये लगता है मुझे निकालने का सोच रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स खुद मीटिंग करवाएंगे और उसका सारा खर्चा किससे लेंगे भला? डायरेक्टर की तनख्वाह से, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। तो अगर कोई भी डायरेक्टर एज एजेंट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, अपने एक्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। डन जी। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। शहबाज शरीफ है वो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, शहबाज शरीफ साहिब जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, वो अपने नाम से अपनी पर्सनल कंपनी बना सकते हैं एज अ हाँ, वो अपने नाम से अच्छा, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हुए या गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए कोई अपनी पर्सनल कंपनी बना सकता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि असूली तौर पर बनानी नहीं चाहिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आप गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सामने रखेंगे कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट सामने रखेंगे। तो अमूमी तौर पे दुनिया में ऐसे होता है कि इजाज़त नहीं होती कि, हाँ, पाकिस्तान में भी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, और भी काम नहीं कर सकते। लेकिन एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या लॉ है, चूँकि अब ये सारे लॉज मैंने नहीं पढ़े हुए, मैंने तो सिर्फ जो हमारे सिलेबस की हद तक लॉ जो हमारे सीए में पढ़ाए जाते हैं वही, और वही आपको पढ़ाने होते हैं। ये चूँकि बाकी LLB में पढ़ाए जाते हैं तो वो कोई लॉयर आपको एडवाइस देगा। मेरा ख्याल ये है कि इजाज़त नहीं होगी, लेकिन ये बहरहाल ओपिनियन है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म कोई लॉयर करेगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अब मेरा ख्याल है जिस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है, ये अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल आप सुन रहे होंगे कि नेशनल असेंबली का और सेनेट का इजलास चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, ठीक है।
ये हर रोज़ इजलास नहीं होता, ये कॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि महीने 2 महीने के बाद होता है। अगर तो कोई कानून पास करना है और वो सेनेट और नेशनल असेंबली के ज़रिए से पास होता है, उसे बोलते हैं एक्ट। और अगर फर्ज कीजिए नेशनल असेंबली का इजलास या सेनेट का इजलास दूर है, तो प्रेसिडेंट फौरी तौर पे कोई कानून पास करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होती है, कर सकते, कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन ऑर्डिनेंस का एक वैलिडिटी पीरियड होता है 120 डेज तक, उससे आगे उसको प्रूव करवाना होता है, ठीक है। उससे आगे क्या करना होता है, उसको नेशनल असेंबली या सेनेट से अप्रूव करवाना, उससे एक्ट बनाना होता है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है अक्सर मार्शल लॉ वगैरह लगते ही रहते हैं, नॉर्मल चीज़ है मुल्क कौम के मफाद में। तो जो मार्शल लॉ के दौर में जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस पास करता है ना, अमूमी तौर पे वो कहता है भाईजान कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई सेनेट नहीं, ये ऑर्डिनेंस चलेगा, 120 दिन के बाद भी यही चलेगा। है किसी में हिम्मत तो बताएं, इसको ना करें, नहीं करते ना लोग। तो इसलिए आप देखते होंगे कुछ ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जो कि हाँ चलते आ रहे हैं। हमारा कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का था, 2017 तक चलता रहा। हालांकि लॉ ने बोला जितने भी ऑर्डिनेंस उनका वैलिडिटी पीरियड कितना होगा, 120 दिन। ये 40-50 साल चलता रहा। क्यों चलता रहा, क्यों चलता रहा? वो इसी वजह से, ठीक है। कि बाद में हालांकि अमूमी तौर पे एक दफ़ा शायद चीफ जस्टिस साहब की किसी की एडवाइस भी आई थी कि पार्लियामेंट को ये चाहिए कि जितने भी ऑर्डिनेंस हैं ना उनको अप्रूव करें और एक्ट की शक्ल दें। लेकिन उन्होंने कहा चल रहे हैं तो चलते रहने दें। बहरहाल ये फ़र्क होता है एक्ट और ऑर्डिनेंस। चलिए आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज आपकी होम असाइनमेंट भी नहीं दे रहा, आपने चैप्टर 2 को याद करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, टेस्ट की तैयारी करनी है। क्लियर जी? चलिए कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।